नमस्कार दोस्तों। 400 पार का सपना साकार न होने से क्या नरेंद्र मोदी मानसिक रूप से विकृति का शिकार हो गए हैं? क्या संविधान बदल पाने का गम उन्हें पूरी तरीके से विकृत किए हुए हैं? और क्या नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों से झूठ की ही राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं? क्या नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों से विकास के झूठे मॉडल पर, पूंजीपतियों के मॉडल पर ही चर्चा करना चाहते हैं? क्या वो झूठ की राजनीति के बूते इस देश के लोगों को बरगलाए रखना चाहते हैं और देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं? कमोबेश आज यही सारी बातें क्यों है? क्योंकि इस समय लोकसभा का विशेष सत्र चल रहा है। 18वीं लोकसभा का यह पहला सत्र है। इस सत्र के दौरान तमाम सारी घटनाएं ऐसी हुई जो भारत के संसद में कभी नहीं हुई। संसद में प्रधानमंत्री इस तरह से सरेआम झूठ नहीं बोलता था, सरेआम नफरत नहीं फैलाता था और इतने लंबे भाषण नहीं देता था। लेकिन आज हो रहा है। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया लोकसभा में 2 घंटे 13 मिनट का और राज्यसभा में दिया 1 घंटा 50 मिनट का। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके पहले आप देखिए, सबसे बड़ा भाषण यह दिया था किसी ने तो 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से दिया था और वह भाषण भी 72 मिनट का था, 72 मिनट का। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई भी भाषण नेहरू से ज्यादा लंबा दिया। तो नेहरू से ज्यादा लंबा दिया तो आप कहेंगे तो बताने के लिए बहुत ज्यादा होगा। नहीं, बताने के लिए बहुत ज्यादा नहीं था। तो पुरानी कहानियां, पुरानी सरकारों की बुराइयां, पुराने लोगों की बुराइयां और सबकी इस तरह से कर और फिर अपने वही झूठे वायदे, झूठे सब्जबाग, झूठी तस्वीर पेश करने का रहा। यही इतिहास है नरेंद्र मोदी और यह इतिहास लगातार 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 बढ़ता रहा। एक बीमारी होती है जो व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए, बेवजह बोलने के लिए प्रेरित कर देती है। कमोबेश उसी तरह की बीमारी से नरेंद्र मोदी ग्रसित दिखते हैं। उन्होंने कल जब लोकसभा में बोला, तब चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हो, चाहे देश के दूसरे समस्याओं के बारे में हो, उन सभी मसलों पर वो झूठ बोलते रहे। उधर विपक्ष उन्हें आईना दिखाता रहा, बताता रहा कि आप असल में झूठ बोल रहे हो, नफरत परोस रहे हो। मणिपुर पे बात करो, वो मणिपुर जो जल रहा है, 14 महीने से जल रहा है। बात करो, उसे न्याय दो, सिर्फ बात से नहीं। आप बात करो नीट पेपर पर लीक पर, उसमें परीक्षा रद्द करो, दोबारा परीक्षा कराओ और जो दोषी हैं उन्हें सजा दो और ऐसा सिस्टम बनाओ कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। बात की जा रही थी उन तमाम नेताओं के साथ जो फासिज्म किया गया है, जिस तरीके से उनके ऊपर थोपा गया है, उन सब पे वो बात करने की। तो जिन्हें किसी को जेल में डाला गया है, किसी को कुछ किया गया है। आपातकाल से बुरी स्थिति, आपातकाल तो संविधान और नियमों कानूनों के तहत था, इसलिए सारे कानून भी पालन हो रहे थे। लेकिन यह तो अवैध है और जब अवैध है तो हर काम अवैध हो रहा है। हेमंत सोरेन को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्हें जेल में डाल देते हैं। 5 महीने वो जेल में रहते हैं और 5 महीने बाद
कोई सबूत नहीं। जो एफआईआर है वो भी गलत है, गलत तथ्यों पे है, गलत चीजों पे है, गलत शिकायत पे है, और गलत बात पे आप गिरफ्तार कर लेते हैं, 5 महीने जेल में रखते हैं। वहां का लोकसभा चुनाव हो जाता है, उसमें भी नहीं छोड़ते हैं कि दूसरे दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो प्रचार के लिए छोड़ते हैं, उन्हें वो भी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वास्तव में यदि वो छूटे होते तो भारतीय जनता पार्टी वहां साफ हो गई होती, इसलिए नहीं किया गया और यह सामने। बहरहाल वो छूट आए। जो अदालत ने जजमेंट में लिखा, उसमें लिखा एक भी न तो किसी जमीन का ट्रांसफर हुआ, न किसी पैसे का ट्रांसफर हुआ, न कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई? प्राइमा फेसी कोई अपराध नहीं बनता है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग संसद में उन्हें भ्रष्टाचारी कहते हैं। तो इसको लेके आपत्ति की गई, आपत्ति होनी भी चाहिए। उधर दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कोई भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हां बिल्कुल नहीं बख्शते हैं, वो सबको अपनी पार्टी में, अपने संगठन के साथ, अपने एनडीए में जोड़ लेते हैं। उदाहरण सामने मौजूद थे। मुकुल राय भ्रष्टाचार में लिप्त थे, भाजपा के हो गए। शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, भाजपा के हो गए। आगे बढ़िए आप। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई भ्रष्टाचारी नेता थे, वो आज भाजपा में हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में आप देखिए, एकनाथ शिंदे हो, वो भाजपा में हैं। प्रफुल्ल पटेल वो भाजपा के साथ हैं। इसी तरीके से चाहे अजीत पवार हो, वो भाजपा के साथ हैं। उनकी पत्नी भाजपा के साथ हैं। और वहां छोड़िए, आप आ जाइए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जेल काट रहे थे भ्रष्टाचार के मामले में टीडीपी प्रमुख, वो चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ हैं। तो उदाहरण एक नहीं है, दर्जनों हर जगह है। चाहे जिस राज्य में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, नवीन जिंदल, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, वो भाजपा के सांसद हो गए। तो जितने सारे भ्रष्टाचारी हैं वो सब इनके हो गए। लेकिन जिनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, झूठी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, झूठा फंसाया जा रहा है, उन पे बात नहीं करेंगे। यह स्थिति, इसलिए फ्रस्ट्रेट है कि इतना करने के बाद भी वो घट के आ गए। आप याद करिए, अगस्त 2023 नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि इस बार हम पिछली बार से भी बहुत ज्यादा ताकत के साथ में, सीटों के साथ में आएंगे और कांग्रेस खत्म हो जाएगी। याद करिए, तमाम रीजनल पार्टीज को खत्म करने की बात करी थी। उनके सांसदों ने, उनके तमाम मंत्रियों ने संविधान खत्म करने की बात की थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मुख्य सलाहकार थे, उन्होंने संविधान बदलने की बात की। तो साहब, जनता ने उन्हें बता दिया तुम्हारी यह औकात नहीं, तो वह तो नहीं कर पाए। नहीं तो आप देखिए, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और इन सब में जिस तरीके से चेंज किया है। सभापति महोदय, 1 जुलाई 2024 है। कल रात 12 बजे से इस देश में फौजदारी के कानूनों की एक नई प्रक्रिया लागू की गई और ये जो प्रक्रिया है, ये कोई सिर्फ नॉर्थ ब्लॉक में क्रियान्वित नहीं की जाएगी। ये भारत के जो 17,380 पुलिस थाने हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उनमें क्रियान्वित की जाएगी, जिसमें 9,378 थाने भारत के ग्रामीण इलाके में हैं, 4,929 थाने भारत के शहरी इलाकों में हैं और 3,072 स्पेशल पुलिस स्टेशन हैं। और मुझे ये कहते बहुत ही संकोच भी हो रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो फौजदारी की कानून प्रक्रिया कल रात से लागू की गई है, ये इस देश में
पुलिस राज की नींव रखने का काम करेगी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने इस देश में फौजदारी के कानून की दो समानांतर प्रक्रियाएं बना दी हैं। कुछ बहुत चेंज नहीं हुआ है, 90% वही है, लेकिन साहब अपना दिखाना था। हाँ, उसमें चेंज हुआ है। एक आरोप इनके आरएसएस और बीजेपी के लोगों पे लगते हैं, उस आरोप वाले मसले पे इन्होंने एक कर दिया कि अब आरएसएस बीजेपी के लोगों पे लोग आरोप नहीं लगा पाएंगे। क्या आरोप नहीं लगा पाएंगे साहब? एक अप्राकृतिक जो सेक्सुअल रिलेशन होते हैं उसको अब इन्होंने अपराध की श्रेणी से हटा दिया। यानी अब चाहे जितना करो, आप अपराधी नहीं। अब आप समझिए, यह स्थिति इन्होंने करी। इस तरह की चीजें ये पसंद करते हैं, ये इनका चरित्र। तो नरेंद्र मोदी इसीलिए परेशान थे। राहुल गांधी ने उनको तमाम मुद्दों पर घेर लिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम मुद्दों पर घेर लिया था। मणिपुर पर चर्चा की, डेडिकेटेड चर्चा की बात हो रही थी, नहीं की गई। नीट पर डेडिकेटेड चर्चा की बात की रही थी, नहीं की गई। और किया क्या गया? अपने भाषण में झूठ बोलते हैं कि मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा। बिल्कुल लगा। वो लगने से वहां जला नहीं मणिपुर, वहां लड़कियों की नंग परेड नहीं निकाली गई, तमाम सारी चीजें और ये बीभत्स घटनाएं नहीं हुई। लेकिन आपके शासनकाल में आपने भले राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, लेकिन आज भी 50,000 से अधिक लोग बेघर पड़े हैं। आज भी बहुत बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज भी यह स्थिति है कि मणिपुर में हालात सामान्य नहीं है। मुख्यमंत्री के बंगले तक पे हमला हो जाता है और तमाम जगह हो जाता है। और हालात इतने बदतर हैं कि लड़कियों की नग्न परेड निकाली गई। ये कभी नहीं हुआ था, यह आपने किया है। यही कहते हैं कि आप संविधान और नियम कानूनों के तहत कार्रवाई किए होते तो यह स्थिति नहीं होती। वह आपातकाल भी स्वीकार होता, शांति बहाल करते हैं। लेकिन आपने झूठ बोला और उससे बुरे हालात किए। यह बताता है कि आपको न सरकार चलाना आता है, न जन कल्याण आता है। फिर आपने डॉक्टर अंबेडकर के लिए बोला कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हरवा दिया। कांग्रेस पार्टी ने नहीं हरवा दिया। डॉक्टर भीमराव, जब देश का पहला चुनाव हो रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पार्टी से प्रत्याशी थे। कांग्रेस ने उनके पीए को प्रत्याशी बनाया था और उनके पीए ने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हरा दिया। अब उन्हीं के पीए ने हराया था, स्वाभाविक सी बात। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें शिकायत की कि 78,000 वोट जो अनवैलिड हुए, क्योंकि पहली बार चुनाव था, इस देश के लोग जानते नहीं थे कैसे चुनाव हो। तो वो जो अनवैलिड वोट थे उसके मामले में उन्होंने जो शिकायत की उसमें कांग्रेस के खिलाफ नहीं की, उन्होंने शिकायत की सीपीआई के खिलाफ कि सीपीआई के नेता ने इसमें गड़बड़ किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कांग्रेस ने कोई गड़बड़ नहीं किया, तो झूठ बोलते हैं। 1954 में भी वो चुनाव लड़े, उपचुनाव एक हुआ था, उस सीट से वो लड़े और वहां से भी वो हारे। तो इससे पता चलता है कि वो खुद ही चुनाव हारे, उसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस चुनाव जीती क्योंकि कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास ज्यादा था। अब रही बात कि वो हार गए जब 1952 में चुनाव, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह सोचा कि डॉक्टर अंबेडकर को संसद से बाहर नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने सदस्य से इस्तीफा दिलाकर उन्हें संसद का, राज्यसभा का सदस्य बनाया। यह सत्य है, यह सत्य है कि जब उन्हें कांग्रेस पार्टी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, तो उन्होंने खुद अपने संबोधन में कहा कि मुझसे ज्यादा योग्य लोग इस संविधान सभा में, किंतु मुझे अध्यक्ष बनाया गया, यह मेरे लिए गर्व की बात है और मैं
इसे पूरी उस मेहनत से, पूरे ज्ञान से, विद्या से करूंगा, यह बात उन्होंने कही। उन्होंने धन्यवाद किया पंडित नेहरू का और कांग्रेस का। फिर कोई कहे कि कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया, ऐसा नहीं। पंडित नेहरू ने उन्हें अपने पहले मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाया। तो यह इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी झूठ और तथ्यात्मक रूप से गलत बोलते हैं। इसके बाद वो तमाम विपक्षी नेताओं पर हमला करते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, तो वो सारे आरोप झूठे साबित होते। तो यानी नरेंद्र मोदी की पूरे जो राजनीति है वो झूठ पर टिकी है। अब जब वो विकास की बात करते हैं तो कैसे विकास की बात करते हैं कि विकास की बाधक है कांग्रेस। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान। सेना के उसके जो है बाधक है। तो साहब सेना का जितना विस्तार हुआ, जितना फंड, जितना बजट कांग्रेस ने दिया, आपने नहीं दिया है। कांग्रेस लगातार उस पर बढ़ाती रही। जिस हालत में देश मिला था, कुछ नहीं था, फिर भी सेना को बढ़ाते बढ़ाते इस दशा पे लेके आए थे और आपने तो बर्बाद किया है। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिल रही ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन में बैठ हंगामा कर रहा भी शहीदों के परिवारों को इन्होंने बनती जो सहूलत मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। रेलवे आपने बर्बाद किया, सेना को आपने उसका राजनीतिकरण किया है, और इसके बाद में कांग्रेस ने तो नहीं किया था। इसके बाद में आप जिस तरीके से झूठ बोलते हो, विकास का मॉडल जो दिखाते हो, उसकी स्थिति क्या है पूरा देश देख रहा है। तो विकास का मॉडल आपका भ्रष्टाचार का मॉडल है, और भ्रष्टाचार के मॉडल पर आप चलते हैं। आप चलते हैं नफरत के मॉडल पे। आप हिंदू धर्म की सहिष्णुता को बताते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदू धर्म सहिष्णु है, जिस बात को राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म इतना महान है कि वो कभी हिंसा नहीं करता, वो सत्य पर चलता है, वो किसी को डरता नहीं, डराता नहीं, और सत्य अहिंसा उसका आभूषण है। उसको आपने खत्म किया है। आपने सहिष्णुता खत्म की है, आपने हमले करने की, हिंसा करने की राजनीति की है। तो हिंसा नफरत जो उन्होंने कहा आज दिखाई दे रही, आपके भी भाषण से दिखाई दे रही है और दिखाई दे रही है आपके आचरण से भी। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अहमदाबाद में हमला कर दिया, हिंसा कर दी, और
नफरत और हिंसा का माहौल दिल्ली में भी बना दिया और देश के तमाम हिस्सों में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हिंसा, नफरत, झूठ यही आपका हथियार है, राजनीतिक हथियार है। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। आप आदिवासियों पे अत्याचार करते हो, हेमंत सोरेन जैसे को जेल में डालते हो झूठे मामले, और ना आप भ्रष्टाचार को खत्म करते हो, उल्टा आप भ्रष्टाचार बढ़ाते हो अदानी अंबानी जैसे लोगों के साथ। तो यह है आपका चरित्र। इससे जनता निजात पाना चाहती है। उसने शुरुआत कर दी है, इसीलिए आपने जो संसद में कहा था उसने दिखा दिया। उसी संसद में अब आप 240 हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि जनता ने आपको औकात दिखाई है। तब आपने मोदी सरकार की बात की थी, अब एनडीए सरकार पे आ गए। जय